नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो यूरोपीय रंगमंच पर नेपोलियन बोनापार्ट के उदय से पूर्व जर्मनी पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन माना जाता था। ये अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। लगभग 250 से भी अधिक रियासतें यहाँ पर विद्यमान थी। यद्यपि नेपोलियन की ने 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई उससे पूर्व यूरोप के लगभग सभी देशों में निरंकुश शासकों की एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी और सभी शासक राजा के दैवीय अधिकार को मानते थे। 1789 की क्रांति के पश्चात नेपोलियन वह प्रथम व्यक्ति था जिसने जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया था। 1804 में फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन ने अपने विदेश नीति को 2 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित किया था। प्रथम, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों की शक्ति का दमन करना और द्वितीय, निर्बल और छोटे राज्यों की शक्ति में वृद्धि करना। तो नेपोलियन ने 1805 को ऑस्ट्रिया को पराजित करके उसके साथ प्रेसबर्ग की संधि की और उसके अनुसार पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और जर्मनी के राज्यों को इसके नियंत्रण से मुक्त करा दिया। नेपोलियन ने राइन राज्य संघ का निर्माण किया तथा इस संघ में जर्मनी के राज्यों को सम्मिलित कर लिया गया। इस संघ की स्थापना करने में नेपोलियन का उद्देश्य ऑस्ट्रिया और प्रशा की शक्ति के विरुद्ध जर्मनी के संगठित राज्यों का एक मोर्चा तैयार करना था। तो इस संघ के अंतर्गत उसने प्रशासन के प्रजातंत्रीय स्वरूप का सूत्रपात किया जिससे सामंतों और कुलीनों को उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो नेपोलियन ने जो जर्मन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यही राष्ट्रीयता की भावना के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो हमने जाना जर्मन राष्ट्रवाद और नेपोलियन। अब हम देखते हैं कि 1815 की वियना कांग्रेस के द्वारा जर्मनी की स्थिति क्या थी। नेपोलियन की पराजय हो गई और उसके पश्चात 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना हुई और उसमें कुछ निर्णय लिए गए जिससे जर्मनी को कुछ लाभ भी हुए। उसकी 200 राज्यों को 39 रियासतों में बांट देने का एकीकरण का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सामने आया। दूसरा, इससे भविष्य में नेतृत्व की समस्या का समाधान हो गया क्योंकि वियना संधि के द्वारा प्रशा को सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। और एक और लाभ हुआ इससे कि संधि के निर्णयों के अनुसार उसे रूर और एमिस्चर घाटी प्राप्त हुई और ये घाटियाँ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इसमें कोयले की खानें थीं। तो कोयले की खानों के से प्रशा में तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ। प्रशा की जो जनसंख्या थी वो दोगुनी हो गई और एक नई शक्ति के रूप में प्रशा जो है सामने आया। हालांकि इससे कुछ हानियाँ भी हुई क्योंकि जर्मन संघ का जो अध्यक्ष है ऑस्ट्रिया को बना दिया गया और राष्ट्रीयता की भावना के ये विरुद्ध था। और दूसरा ये कि संघीय संसद की स्थापना जनतंत्रवादी सिद्धांतों के विरुद्ध थी। तो इस अवस्था का दोष सबसे बड़ा यही था कि ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था और ऑस्ट्रिया और जर्मनी के हित परस्पर विरोधी थे। अब 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में किस प्रकार से राष्ट्रीयता का विकास हुआ और किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। वियना समझौते की घोषणा जैसे हुई तो जर्मनी की जनता ने घोषित व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करने की तैयारी प्रारंभ कर दी।
जर्मनी के जो लोग थे वो नेपोलियन के समय राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के लाभों का अनुभव प्राप्त कर चुके थे, तो अब वो एकतंत्रीय और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो प्रत्येक राज्य के लिए पृथक संविधान और पृथक संसद की मांग कर रहे थे। जर्मन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो सर्वप्रथम इन आंदोलन का केंद्र जर्मन के विश्वविद्यालय बने। विद्यार्थियों ने अपना एक संगठन बनाया। जो संगठन था वो बर्शनशेफ्ट के नाम से प्रख्यात है। इस बर्शनशेफ्ट की जो स्थापना है जर्मनी में जेना विश्वविद्यालय में की गई और धीरे धीरे इसकी शाखाएं 16 अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल गई। इसका उद्देश्य क्या था कि विभिन्न आंदोलनों द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया जाए, और उसका ये नारा था कि नैतिक चरित्र के उत्थान से ही जर्मनी एकीकृत हो सकता है। तो इन समितियों का जो मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण जर्मनी की जनता में उदारवाद और राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना और ऑस्ट्रिया के प्रति घृणा उत्पन्न करना था। दूसरा आता है कार्लसवाद अध्यादेश। मार्च 1819 में ये अध्यादेश निकाले गए। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए वो दमन नीति को ही एकमात्र साधन मानता था, और उसने जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने का निश्चय किया। और उसने फ्रांस प्रशा के जो सम्राट हैं फ्रेडरिक तृतीय के सहयोग से 1819 में जर्मन संघीय संसद की बैठक कार्लसवाद में आयोजित की। इस बैठक में क्रांति के संभावित खतरे को टालने के लिए कुछ दमनकारी कानून पारित किए गए, जिन्हें कार्लसवाद अध्यादेश कहा गया। इसमें कहा गया कि जर्मन राज्य संघ का कोई सदस्य राज्य पृथक संविधान का निर्माण नहीं करेगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में सरकारी प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया, जिनका कार्य विद्यार्थियों और अध्यापकों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखना और सरकार को उनसे अवगत कराना था। अध्यापकों और विद्यार्थियों की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगा दिया गया, और अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उनकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी, विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रेस और समाचार पत्रों पर भी कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में मेटरनिक को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। अब 1830 की जो क्रांति है उसका क्या प्रभाव पड़ा जर्मनी में फ्रांस की जब 1830 की जो क्रांति हुई उस क्रांति का प्रभाव प्रशा के छोटे छोटे राज्यों पर पड़ा। दक्षिण जर्मनी के राज्यों में भी इन विद्रोहों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये राज्य ऑस्ट्रिया के राज्य को नेतृत्व को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन मेटरनिक के नेतृत्व में सामूहिक रूप से जर्मनी में 1830 ईस्वी के प्रभावों को कुचल दिया गया, और इनको नष्ट करने के लिए 1832 में कार्लसवाद निर्देशों की पुनरावृत्ति की गई। तो 1830 से 1848 तक का जर्मनी में प्रतिक्रियावाद का काल रहा। इसके बाद जॉल्वरिन की स्थापना। जॉल्वरिन एक संघ था। 28 मई 1818 को प्रशा राज्य ने व्यापारिक सुविधा के लिए टैरिफ रिफॉर्म लॉ पारित किया था। ये कानून बन जाने से पूर्वी प्रशा और पश्चिमी प्रशा के मध्य व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत हो गया, और प्रशा ने एक व्यापारिक इकाई के रूप में लिया। उसने इस व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए अन्य जर्मन राज्यों को भी आमंत्रित किया। 1819 में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के 12 राज्यों का एक टैरिफ यूनियन की स्थापना की गई, जिसे जॉल्वरिन कहा गया, और इस संगठन के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों के पारस्परिक व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हो गया, और 1834 तक जर्मन राज्य संघ के सभी सदस्य राज्यों ने जॉल्वरिन की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार
प्रशा के नेतृत्व में 1834 तक व्यापारिक क्षेत्र में समरूपता और आर्थिक एकता का महान कार्य पूरा हो गया और इस आर्थिक एकता ने राष्ट्रीय एकीकरण की मजबूत आधारशिला का निर्माण किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1848 की क्रांति। फ्रांस में 1848 में भी हुई और वो क्रांति बहुत सफल हुई। 1848 की क्रांति की सफलता ने जर्मनी के राज्यों के देशभक्तों को भी क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया और इस क्रांति के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, उसका पतन हो गया और वो उसको त्यागपत्र दे करके वो इंग्लैंड चला गया। तो ये जो घटना थी प्रतिक्रियावाद के अंत का संकेत थी। जर्मनी की जनता ने अपने संबंधित राज्यों के शासकों के विरुद्ध क्रांति कर दी। प्रशा की राजधानी बर्लिन में ये क्रांति हुई। प्रशा का जो शासक था फेडरिक विलियम चतुर्थ, वो डर गया और क्रांतिकारियों की मांग को उसने स्वीकार कर लिया और राज्य में उदार संविधान लागू कर दिया। अन्य राज्यों ने भी राज्यों के शासकों ने भी प्रशा का अनुसरण करते हुए उदार संविधान देने का स्वीकार कर लिया और इस तरह से प्रशा के शासक ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण अभियान का नेतृत्व करने का वचन दिया। तो ये हुई 1848 की क्रांति। अब जर्मन राज्यों में आर्थिक प्रगति हो चुकी थी। 1815 से मैंने आपको अभी बताया ज़ोल्वेरिन संघ का निर्माण हो गया था। तो राजनीतिक रूप से तो 1870 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, लेकिन 1815 से 1848 के बीच औद्योगिक क्रांति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जर्मनी आर्थिक रूप से एकीकृत हो गया। सैकड़ों नए उद्योग खुल गए और एक नया पूंजीपति वर्ग सामने आया। जर्मन राजनीति में इस वर्ग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और ये वर्ग चाहता था कि जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को हटाकर संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया जाए और संयुक्त जर्मनी में उद्योग धंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो इस तरह से ज़ोल्वेरिन के निर्माण से जर्मनी में पहली बार एक व्यापारिक और आर्थिक इकाई बना दिया और जर्मनीकरण मतलब एकीकरण के अगुवाई में ये पहला कदम था। इससे सभी शत्रुता और विरोध के सभी महत्वपूर्ण गढ़ों को तोड़ दिया और व्यापारिक हितों के आधार पर राजनीतिक राष्ट्रीयता के मार्ग का निर्माण कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एकीकरण में क्या क्या बाधाएं